हाँ जी दोस्तों, तो हमने एडवांस रूलिंग कंप्लीट कर लिया। अभी अभी एक बच्चे का मैसेज आया जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा। सर, मैंने कहा हाँ सर, अब आप क्यों करा रहे हो, आपके तो व्यूज बढ़ेंगे नहीं। अरे भाई, मैं व्यूज के लिए थोड़ी ना अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। मैं अपलोड कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा। कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फायदा होने वाला है। दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। यार, उनका रिक्वेस्ट आया था बच्चों का। व्यूज का थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव होता है। व्यूज का ऑब्जेक्टिव होता तो प्रॉपर कैमरा होता, बढ़िया सा टाई वाई लगा के फर्स्ट क्लास कोट पैंट होता, देन वीडियोस अपलोड होता। यहाँ पे एग्जाम्स का टाइम आ रहा है यार, क्या व्यूज के चक्कर में पड़ रहे हो। ठीक है जी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवांस रूलिंग हो गया। इसको मैं करता हूँ डिलीट। मैं अब देखता हूं आपके लिए और क्या रिवीजन कराऊं। चलो, टैक्सेशन ऑफ फर्म कराता हूं। टैक्सेशन ऑफ फर्म। देखो दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ फर्म का आपको, अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टडी मेट किया है तो आपको तकरीबन, मैं कहूं, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 नहीं, 7। 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और 4 अच्छे खासे फुल फ्लैश क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। यहां से टैक्सेशन ऑफ फर्म या फिर एलएलपी से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी आपको यहाँ पे मन लगा के एक चैप्टर्स को देखना है। ठीक है जी, करते हैं। देखो, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी, दोनों। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी पार्टनर्स जो होंगे, अगर एलएलपी बना रहे हैं, देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देयर कंट्रीब्यूशन। ऐसा ही है सर? जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट आप कहेंगे वैसा होना चाहिए। दिस शुड बी द नॉलेज लेवल। दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर एलएलपी में मैं बता दूं, पार्टनरशिप या एलएलपी के केस में 30% टैक्स रेट होता है। पता है ये वाली बात? हाँ जी सर, पता है। अगर मान लो आपकी इनकम इनकम टोटल इनकम अगर आपकी कितनी, 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ऊपर 12% सरचार्ज लगेगा। बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी सर, क्लियर है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बहुत से बच्चे इसको अभी भी लिखते हैं हायर एंड एजुकेशन सेस ना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4% है। ठीक है जी। अब मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, तो भैया वही 20% के हिसाब से टैक्सेबल है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 112A वाला, तो भैया 1 लाख से ऊपर 10% टैक्स रेट है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो 15% टैक्स है। ठीक है जी। कौन सा? 111A वाला। इसके अलावा नॉर्मल टैक्स रेट। ओके, देखो, ये कहता है, अगला सेक्शन है इंपोर्टेंट 40B। 40B सेक्शन क्या है? टैक्सेशन ऑफ फर्म या फिर टैक्सेशन ऑफ एलएलपी जो है ना, उसका निचोड़ है। सेक्शन 40B क्या कहता है? वो कहता है कि जो रेमुनरेशन आप दे रहे हैं पार्टनर्स को, उसका एक कैलकुलेशन बताता है कि आप इससे ज्यादा पार्टनर्स को रेमुनरेशन नहीं दे सकते। दूसरा, ये सेक्शन कहता है कि भैया जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का, किसमें? फर्म में या फिर एलएलपी में, उसके ऊपर आप पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा 12% का ब्याज दे सकते हैं। बहुत से बच्चे क्वेश्चन कहते हैं कि मान लो पार्टनरशिप डीड में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑथराइज्ड है, क्या सर तब भी 12%? हाँ जी, तब भी 12%। ठीक है जी। तो यहाँ पे 12% से ऊपर आप दे ही नहीं सकते। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में 10% ऑथराइज्ड है, तो आप कितना देंगे? 10% देंगे, राइट? अच्छा, दूसरा क्या है? पेमेंट। अभी तो मैंने इंटरेस्ट का कहा, बताया आपको। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको जिसमें लिखा रहा है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे किया गया वो भैया 12% से ज्यादा पे किया गया, तो आपको इन एक्सेस ऑफ ₹12% डिसअलाउड कर देना है। ओके सर, आगे बताइए। मान लो अगर आपने पेमेंट करा, किसको? सैलरी, बोनस या फिर कमीशन या फिर रेमुनेशन, कुछ भी तरह का, किसको करा? अब ऑब्वियसली नॉन वर्किंग पार्टनर को करा। क्या ये चीज अलाउड होगा? जब साला पार्टनर ही नॉन वर्किंग है तो क्यों अलाउड होगा? तो सीधी सीधी बात है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो। किसको? नॉन वर्किंग पार्टनर को। चलो, अब वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? यार, जो बंदा एक्टिव है, जो एक्टिवली एंगेज्ड है फर्म के काम में, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द वर्किंग पार्टनर। उसको अगर आप देते हो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर, क्या ये अलाउड होगा? यस, इट विल बी अलाउड, लेकिन कुछ लिमिट है। कहां तक अलाउड होगा उसका लिमिट मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेमुनरेशन। कितना मैक्सिमम रेमुनरेशन आप दे सकते हो? कितना?
ये कहता है इसके लिए आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सुन लो। बुक प्रॉफिट आपने मान लो कैलकुलेट कर लिया, और लेट सपोज आपका बुक प्रॉफिट जो है जो भी आया उसमें से पहले 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट पे, या फिर और इन केस ऑफ लॉस, मान लो बुक प्रॉफिट जगह आपका लॉस आया, उस केस में आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हो पार्टनर्स को, 1.5 लाख, या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। जैसे मान लो क्या है कि आपका इस साल का लॉस मान लो आया नेगेटिव में आया, नेगेटिव मतलब लॉस आया, प्रॉफिट नहीं आया, तो आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हो, 1,50,000 पर एनम दे सकते हो। ठीक बात है, ये पर एनम की बात करता है, हाँ जी दे सकते हैं। मान लो आपका क्या है, बुक प्रॉफिट कितना आया, बुक प्रॉफिट आपका आया 5 लाख रुपए, प्रॉफिट की बात करो, तो पहले 3 लाख पे या तो 1.5 लाख या 90% ऑफ कितना बुक प्रॉफिट, तो पहले 3 लाख बुक प्रॉफिट पे 90% कितना हो गया, 1,50,000, और 3 लाख का 90%, 9 दूनी 18 होते 27, 2,70,000, विच एवर इज मोर, तो यानी इसमें से तो 2,70,000 मोर तो ये है। अच्छा जी, ये कहता है ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट, हमारे केस में कितना, 5 लाख बुक प्रॉफिट था, बैलेंस कितना बचा, 2 लाख बचा, 2 लाख का 60%, बैलेंस का 60%, तो 2 लाख 6 दूनी 12, 1,20,000, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 1 2 3 9 और 2 1 3, 3,90,000 मैक्सिमम दे सकते हो। ठीक है जी। अब मान लो बुक प्रॉफिट 10 लाख आता है, तो 10 लाख में पहले 3 लाख पे यही 2,70,000 विच एवर इज हायर हो जाएगा, और बाकी कितना बचा 7 लाख बचा, 7 लाख का 60%, तो इतना मैक्सिमम रेम्युनरेशन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है भैया सर बुक प्रॉफिट तो बता दो, ध्यान से सुनना। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बुक प्रॉफिट का मतलब होता है जो तू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है पीजीबीपी की तरह, यानी तेरे को सब काम करना है पीजीबीपी की तरह, उसमें से बस तुझे माइनस क्या कर देना है, ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन का क्या करना है, यार जब तू नेट प्रॉफिट एज पर द पीजीबीपी कैलकुलेट करेगा तो तेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो वैसे ही माइनस होगा कि नहीं, हाँ होगा सर होगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अगर कुछ चला आ रहा है ना तो उसको भी माइनस कर दियो, और जो रेम्युनरेशन तूने ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है जी, ऑलरेडी पे कर दिया है, अगर डेबिटेड है P&L अकाउंट से, तो भैया उससे पहले ऐड बैक कर, क्यों, वही तो तू कैलकुलेट कर रहा है भाई, कितना रेम्युनरेशन मैक्सिमम पे कर सकता है। साथ ही साथ इन एक्सेस ऑफ रुपीज 12% से ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट पे किया है तो उसको भी आपको ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो ये बुक प्रॉफिट आ जाएगा, तो उसके बाद अपना ये फॉर्मूला लगा दो, नीचे पढ़ाया था आपको ये वाला, बस उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेट हो गया कि मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दोगे। इसी का क्वेश्चन आता है। आपको 2 तरह की एडजस्टमेंट आती है, 2 तरह की, पहला क्या है कि भाई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, दूसरा रेम्युनरेशन का। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स है। ये कहता है रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, ये तो बात है ही, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऑथराइज नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आपने रेम्युनरेशन या फिर इंटरेस्ट जो दिया पार्टनर्स को, ये ऑथराइज तो था लेकिन रिलेट करता था पिछले पीरियड से, तो डेट विल ऑल्सो बी डिसअलाउड, वो भी नहीं मिलेगा। पिछले साल से क्या मतलब यार, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है, ये आपको देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पे मैं आता हूं। ये कहता है जब पार्टनरशिप फर्म, ये कहता है व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म विल पे, ये इंपॉर्टेंट नोट है ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स करेगी किस पे, जो भी मान लो टोटल इनकम आई पार्टनरशिप फर्म की, जो भी इनकम आई पार्टनरशिप फर्म उस पे क्या है पे कर देगी, क्या पे करेगी भैया, टैक्स पे कर देगी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्यों भाई, देखो जब फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया टोटल प्रॉफिट पे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा टैक्स करने के बाद वो तो आपस में पार्टनर्स में ही बटेगा, ठीक है जी। तो वो क्या है, वो एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर्स के हैंड पे, ठीक है जी। प्रैक्टिकली 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, मैं प्रैक्टिकल बता दूं क्योंकि हमारे पास कुछ पार्टनरशिप फर्म्स के रिटर्ने हैं। तो 2 तरीके से होता है। देखो यार, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा आप साल में पार्टनर्स को कुछ पेमेंट ना करो। तो आप क्या काम करते हैं, हम ना जैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज हमारा क्या है कि हम एक पार्टनर को मान लो 30 लाख रुपए तक दे सकते हैं साल में। तो हम क्या करते हैं, उसको पूछते हैं भाई तेरे को नीड कितनी है, भाई वो कह रहा है मेरे को तो 1 लाख रुपए सैलरी की नीड है, तो हम उसको कहते हैं 1 लाख रुपए तो हर महीने हमसे लेता रहे, मतलब फर्म से लेता रहे। तो वो तो एज ए यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल पेमेंट ले सकता है या फिर एज ए सैलरी ले सकता है, एज द केस में भी जो भी उसका केस फिट हो रहा हो।
या फिर एज ए सैलरी ले सकता है। तो 12 लाख तो इस तरह ले लिए। बाकी पे हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम उसको एज ए रेम्युनरेशन ही दे दें, ठीक है जी, तो वो अपनी रिटर्न भरेगा, उस पे टैक्स दे देगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि फर्म टैक्स पे कर देती है और जो भी बुक प्रॉफिट बचता है वो बाद में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, पार्टनर्स के बीच में, या पार्टनर्स की इच्छा है कि वो कंपनी फर्म के कैपिटल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड करना चाहता है, तो डेट विल बी द एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। तो ये एग्जेम्प्ट होगा। तो दोनों तरीके से क्या है, प्रैक्टिकली काम चलता है और दोनों तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है जी। अल्टीमेटली इंपैक्ट तो कुछ नहीं आता। 30% अगर मान लो किसी कोई पार्टनर है जिसका सैलरी 10 लाख से ऊपर है, वैसे वो 30% के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि इस बार से ऑप्शन है कि आपको पता होगा कि 115 BSC, राइट, जिसमें क्या है कि 10 लाख से ऊपर भी कितना 15% तक टैक्स है, फिर 25% तक जा रहा है, ठीक है ना। तो वो बेनिफिट इस साल से आया। लेकिन अभी अगर मैं एग्जिस्टिंग साल की बात करूं, आपके अटेम्प्ट की बात करूं, तो 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स था। फर्म के हैंड पे भी 30% टैक्स, पार्टनर्स के हैंड पे भी 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स। तो कुछ ऐसा प्लानिंग ज्यादा खास नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार से कुछ प्लानिंग जरूर होगी। ओके, आगे, ठीक है जी। आगे क्या है कि ये कह रहा है कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, वट एवर कॉल्ड, पेड ऑब्लिक पेबल टू पार्टनर्स एज अलाउड एज डिडक्शन। सीधी सी बात है भैया, मैंने ये तो डिडक्शन मिल ही जाएगा फर्म को, जो भी आप पे कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि सेम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स अंडर द PGBP, ठीक है। तो ये तो कुछ खास पॉइंट नहीं था। हाँ, ये एक खास पॉइंट है। मान लो 40B सेक्शन है, मान लो ये क्या है, वेयर द इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी। आई रिपीट, where the individual is a partner in the representation capacity and interest paid by the firm to such individual in the individual capacity, then section 40B will not be allowed, will not be applicable in the same way। जहां पे इंडिविजुअल पार्टनर है, ठीक है, किसमें, रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी में, और उसको जो फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट, वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही है, यानी कैपेसिटी बिल्कुल अपोजिट है, तो सेक्शन 40B नहीं लगेगा। सेक्शन 40B में क्या बोल रहा था कि इंटरेस्ट आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 12%, तो वो चीज तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सर क्या 12% से ज्यादा पे कर सकते हैं? यस, यही तो मैंने लिखा है। सो इन दिस केस इंटरेस्ट मोर देन 12% कैन बी अलाउड, बट इट शुड बी रीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, दूसरा क्या है, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट paid to him by the firm in the representation capacity, तो सेक्शन 40B will not applicable, यानी इंटरेस्ट 12% से ऊपर पॉसिबल है, 13%, 14%, 15%, लेकिन अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। वन थिंग मोर, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। ये कहता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने पे कैरी लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ करने का में क्या मतलब इंपैक्ट आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। सेक्शन 78 क्या कहता है, सेक्शन 78 कंटेन करता है द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ड्यू टू, यहाँ पे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा, ये होगा ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो when a partner goes out of the firm by the retirement or death, in such a case share of loss, I repeat, share of loss attributable to the ongoing partners cannot be carry forward। यहां पे बात हो रही है कैरी फॉरवर्ड। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज करो एक फर्म है जिसका फर्म का क्या है कि टोटल लॉस आया, फर्म का 10 लाख लॉस आया, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, लॉस की बात करो, 10 लाख लॉस आया। चार पार्टनर इक्वल शेयरिंग है, तो लॉस में भी इक्वल भागीदार होंगे, हाँ जी होंगे। एक पार्टनर रिटायर ले लेता है, अब यहां पे क्या फर्म अगले साल पूरा का पूरा 10 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, यस और नो? बहुत से बच्चे कहेंगे यस, बहुत से बच्चे कहेंगे नो। तो देखो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा जिसकी डेथ होगी पार्टनर की, या उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो उसके हिस्से का लॉस विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ करने की बात नहीं कह रहा मैं, कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। तो केवल 7.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे सबसे बच्चे जो गलती कर रहे हैं मेजर, वो ये गलती करते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड लॉस को
ही ध्यान में ना रख के वो सोचते हैं कि सब कुछ जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इन सबको उस पार्टनर से रिलेटेड जो है उन सबको कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये केवल लॉस के केस में एप्लीकेबल, लॉस ही कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब कैरी फॉरवर्ड होंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था जो आपको याद रखना है। आई होप आपका एक फर्स्ट क्लास सा रिवीजन हो गया होगा दोस्तों। तो ये आज हमने तो टॉपिक कर लिए। मैं अभी बैठा हूं, मैं नहाया नहीं हूं आज ना, मैं बच्चों की हेल्प करने के मूड में हूं पूरा का पूरा। मुझे पता है ये चीज पहले भी हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी एक लिमिटेशन होती है, कुछ एक मूड के ऊपर होता है, एक मोमेंटो होता है, उस मोमेंटो के साथ जो चीज जितनी हो जाए वो ही ज्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऑफ कर देता हूँ, देख लेता हूँ कितना टाइम लगा इस वीडियो को मुझे आप तक बताने के लिए। 15 मिनट। 15 मिनट में हमने एक अच्छा खासा डीपली विद एग्जांपल रिवीजन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।